नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत युवाओं का देश है और सारी उम्मीदें नौजवानों की तरफ हैं हमारी। और ये भी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टार्टअप में अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ये अलग बात है कि अभी इन स्टार्टअप की जो वर्थ होती है उसमें अभी हमें रैंकिंग अपनी और बेहतर करनी है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं तो युवाओं के मन में ये ललक हम पैदा कर चुके हैं कि उन्हें अपने दम पर, अपने बूते पर कुछ करना है। और ऐसा ही कर दिखाया है मयंक राज भदौरिया साहब ने, जो एक युवा उद्यमी तो हैं ही, लेकिन युवा उद्यमी ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर ही नहीं है वो। इसके साथ उनका सपना है कि एक ऐसा मध्य प्रदेश जो देश में अग्रणी फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर पहचाना जाए, एक ऐसा देवास, एक ऐसा इंदौर, एक ऐसा उज्जैन जो अपनी पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में रखे। और अमलतास यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, या फिर यहाँ जो हॉस्पिटल है उसकी बात करूं, उनकी पर्सनैलिटी के कई डायमेंशंस हैं। वो एक यंग कुलगुरु के तौर पर तो ये सारी जिम्मेदारियां देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ समाज सेवा, क्योंकि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो डिसेबल्ड चाइल्ड्स हैं उनका एक स्कूल है और वो बच्चे इतने खूबसूरत गुलदस्ते बुके बना के उन्होंने जब आज हमें दिए तो मैं भावुक हो गया। उम्मीद से भरी आंखें, उनके लिए भी एक आकाश इस ग्रुप ने, जो इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज संचालित करता है और रूरल एरिया ही कहूँगा मैं जहाँ इस समय मैं बैठा हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। इसे आप एक्सप्लोर करेंगे और कभी मौका लगे तो आइएगा भी यहाँ ज़रूर। बहुत सुंदर जगह है और एक ग्रीन कैंपस है पूरा। तो मेरे साथ हैं अमलतास समूह के न सिर्फ एक सफल उद्यमी बल्कि इस विश्वविद्यालय के एक युवा कुलगुरु भी। मयंक जी, बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका अमलतास यूनिवर्सिटी के कैंपस में शरद जी। थैंक यू सर। आपसे हमेशा मिलना, एक बहुत ही आपकी विनम्र मुस्कान, आपकी हॉस्पिटैलिटी, ये वैल्यू आपने अपने परिवार, अपने संस्कार से, अपने पिताजी से ग्रहण किया है इसको। इतनी एज आपकी टेंडर है, उसमें दायित्व इतने हैं और कूल आप इतने रहते हैं, हमेशा यूर स्माइल। तो ये मंत्रा आपने खुद डेवलप किया कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में सहज रहो, सुकून के साथ रहो, कैसे कर पाते हैं इतना सब कुछ? जी, अगर ये मंत्रा की बात करेंगे तो आप, ये मेरे फादर का मंत्रा है जी कि कभी भी कोई भी सिचुएशन रहे आप कूल रहें, मुस्कुराएं। अगर आप एंगर करेंगे तो उससे उसका सल्यूशन नहीं मिलना है। आपको जो कार्य करना है वो कार्य तो करना ही है। तो आप जितना उसको मुस्कुराते हुए कार्य करेंगे उतना आप पॉजिटिव रिजल्ट ला पाएंगे, पॉजिटिव सोच ला पाएंगे, जिससे आप को जो रिजल्ट चाहिए वो आप अचीव कर सके। मैं इसके पहले भी आपके कैंपस में आया हूँ। मैंने यहाँ जितने भी कर्मचारी देखे और सीनियर फैकल्टी मैंने मिला और सीनियर प्रबंधन से जुड़े लोगों से नीचे तक, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ। मतलब हर व्यक्ति आपसे सलाह दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। और अगर जैसी कई चीज़ें, मैंने किसी में घबराहट नहीं देखी कि अब मयंक जी की जो तीसरा नेत्र है वो खुलने वाला है, अब मयंक जी नाराज़ हो जाएंगे। तो ये उसी मंत्रा का असर है और लोग भी बड़े, आपका पूरा स्टाफ भी बड़ा कंफर्टेबल है। जी जी जी, क्या है कि जो अलग अलग स्टाफ है, अलग अलग फील्ड में अपने वर्क कर रहा है, वो दिन रात यही काम कर रहे हैं। सो उनको उस कार्य के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है। सो जब हम राउंड पर जाते हैं या उन लोगों से बुलाते हैं तो हमेशा ये उनसे भी सजेशंस लेते हैं कि आपका क्या सजेशन है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिकल सजेशन की बात करोगे। कुछ चीज़ें वो लोग खुद भी ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे कि मुझे किसी चीज़ में परेशानी आ रही है तो मैंने सोल्यूशन ढूंढने के लिए सर ऐसा भी किया लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम सर ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो वी आर वेरी ओपन फॉर कॉन्वर्सेशन। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो जाता है उन लोगों के साथ एंड एक कलेक्टिव एफर्ट रहता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और बेटर रिजल्ट मिले। जी, हर बार जब भी मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कुछ नया एड ऑन हुआ यहाँ। तो ये सवाल मेरे जहन में है कि रीसेंट पास्ट में आपने यहाँ यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में और क्या शामिल किया है, एड ऑन क्या किया है इसमें?
क्योंकि अगर आप कैंपस की बात करें तो जो आप लास्ट टाइम आए थे, हाँ। उसके कंपैरिजन में अब दिस टाइम हमने अपना आयुर्वेद कॉलेज लॉन्च कर दिया है, होम्योपैथी कॉलेज लॉन्च कर दिया है, एंड डिफरेंट मैनेजमेंट फील्ड्स के कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं हम। जस्ट यूनिवर्सिटी इज़ रेडी, एज वेल एज बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज हो गए हैं, मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज आ गए हैं, इवन पीजी सीट्स भी और आ गई हैं मेडिकल के फील्ड में। सो हर फील्ड में स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। एज फार एज हॉस्पिटल इज कंसर्न तो पेट स्कैन आ गए हैं, जिससे कैंसर डिटेक्शन होता है। रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो गई? जी हाँ, रोबोटिक भी हमने चालू करी है, नी रिप्लेसमेंट जॉइंट के लिए है, ऑर्थो से रिलेटेड जो है ये, उससे उसकी रोबोटिक सर्जरी हमने चालू करी है। तो धीरे धीरे जो क्षेत्र की रिक्वायरमेंट है, जो लोगों को आज इंदौर जाना पड़ता था, तो आज उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज दोनों यहीं पर मिले देवास में। तो यही हमारी सोच है। जो वल्नरेबल ट्रांसप्लांट्स हैं उसमें आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं? अगर ओपन हार्ट सर्जरी तो हो ही रहा होगा यहाँ, जी जी जी, इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट? जी ये सब भी हमारे यहाँ चालू हो गया है जी। किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और ये सारी सुविधाएं जो हैं अभी हम कम लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने जस्ट ये बिगिन किया हुआ है, लेकिन उसको और अग्रेसिव मोड में ले जाने का हमारा प्लान है, और उसके लिए अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है नेचुरली। एंड अच्छी बात यह है कि इंदौर के पास में भी है, देवास उज्जैन के भी पास में है, एंड इवन हमने कैंपस में फैसिलिटीज़ डेवलप करी हुई कि अच्छे कंसल्टेंट्स हमारे यहाँ हैं, काफ़ी यंग कंसल्टेंट्स भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स भी हैं। सो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है सो हमको रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं, और इसी कारण हम बड़े इस जो ये जर्नी है इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमें परफेक्शन के टुवर्ड्स जाना है। ऑल्दो परफेक्शन तो इज अ कंटिन्यूअस फंडा दैट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट एट ऑल टाइम्स। सो यही एक सोच के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें, अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। बहुत बहुत अच्छा। आपने जब पिछली बार हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि एक रूरल एरिया को इसलिए चुना आपने, हालांकि अब तो ये गुड़गांवा होने जा रहा है मध्य प्रदेश का, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आसपास के बहुत बड़े, मेरे ख्याल से 4 ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों को आप कैटर करते हैं इस हॉस्पिटल के ज़रिए। उनकी पेइंग कैपेसिटी जाहिर है कंप्रोमाइजिंग होती है, वहीं से एक मैं देखता हूँ कि इस ग्रुप की एक सोशल सर्विस भी शुरू होती है। तो कैसे, ये आसान नहीं है क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है कि बहुत खर्चीला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम है, एक्सपर्ट्स को आपको इंदौर से लाना है, मुंबई से लाना है, कई बार उनसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अब्रॉड से करनी है, तो कैसे, ये आसान नहीं है, कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं आप इसे? जी, इसके लिए हर काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग टीम है, ट्रेनिंग की अलग टीम है, टीचिंग की अलग टीम है। सो जाहिर सी बात है, अगर आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, आप फ्यूचर डॉक्टर्स को रेडी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत एसेंशियल है कि आप उनको फ्यूचर के हिसाब से डेवलप करें। इसी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। इवन जो टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स हम लेकर के आते हैं, जैसे आपने बताया, फैकल्टीज़ जो देश विदेश से भी आती हैं, काफ़ी बड़े सेंटर्स में जो लोग मेट्रोज में काम कर रहे हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस CMEs कंडक्ट करते हैं, जिससे बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिले। तो इन सब चीज़ों का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा इलाज हम कर पाते हैं। और जो 4 जिलों का आपने मेंशन किया था, देवास, उज्जैन, आगर एंड शाजापुर जो हम बोलते हैं, कोविड के समय हमारी ये सोच थी कि इवन गवर्नमेंट से भी जब डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा सेंटर नहीं है एंड यहीं पर लोगों को इलाज हो जाए, यहीं पर बेहतर से बेहतर इलाज हो जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इन सबको केटर करा जा सके। और कोविड में हमने वो देखा भी कि इलाज के लिए लोगों को, देवास वाले लोगों को देवास में ही इलाज मिला, उज्जैन वालों को भी यहाँ मिला, इवन आकर शाजापुर को भी मिला। सो जो डिपेंडेंसी इंदौर के ऊपर रहती है वो ब्रेक हो गई, वो काफ़ी कम हुई है।
सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मयंक जी, सिंहस्थ हमारे सामने है और 2028 में सिंहस्थ है, और जैसा मैं कह रहा था कि इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि दिस एरिया इज़ बिकमिंग अ गुड़गांवा ऑफ मध्य प्रदेश। ये पूरी बेल्ट जो देवास से शुरू होकर नीमच तक जाती है, अब यहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं। चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, तो सिंहस्थ के लिए भी तैयारी है। बहुत सारे लाखों यात्री जाएंगे, आएंगे, और ये जगह मुझे लगता है कि कईयों को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें बुज़ुर्ग लोग बहुत होते हैं हेल्थ चेकअप के लिए। तो आपकी तैयारी उसके लिए भी कोई स्पेशल सेगमेंट है? जी जी। तो सिंहस्थ को लेकर के हमने पूरी तैयारी पिछले 1 साल से चालू कर चुके हैं जी। हम लोग हर सेगमेंट को केटर करने के हिसाब से प्लानिंग है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहिए, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत काफ़ी लोगों को यहाँ पर इलाज मिल रहा है मुफ्त में जी। जो लोग डिफ़िकल्टी होती हैं जिनको आयुष्मान भारत में इनरोल करने में, उन लोगों को हम अपनी CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका भी कई लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। वाह। और सिंहस्थ के हिसाब से हम लोग प्राइवेट रूम्स भी निकाल रहे हैं कि जिस भी सेगमेंट के पेशेंट्स आएँ हम यहाँ पर केटर कर सकें। इन हाउस हमारे पास डॉक्टर्स हैं, 24/7 डॉक्टर्स हैं। इमरजेंसी सर्विसेज भी उस हिसाब से तैयार हैं ऑलरेडी, और उसको हम पुख्ता कर रहे हैं कि भगवान ना करे किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए, बट हम पूरी तरीके से तैयार रहें। मयंक जी, ये वक्त कोलैबोरेशंस का भी है और निजी और सरकारी क्षेत्र एक दूसरे की तरफ बढ़कर हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी क्वालिटी को और इन्हेंस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरह से क्वालिटी कंट्रोलर या क्वालिटी इन्हेंसर के तौर पर भी आपका ग्रुप और आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें मुझे उनके थ्रू बोला गया था कि ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अधिकांश आज भी जो रूरल सेटअप में जो हमारा इंडिया काफ़ी अभी भी रूरल सेटअप में है। रूरल सेटअप में जो पेशेंट्स आते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं अधिकांश, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना है तो आज वो लोग खुल के अपना इलाज करवा पा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी ट्रेनिंग उनको भी प्रोवाइड करना, हाइजीन रिलेटेड इश्यूज़, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़। क्या है कि आज वो उपचार करा करके, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वो उपचार करा के अपने घर तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कैसे मेंटेन करेंगे हाइजीन, वहाँ पे कैसे वो इकोसिस्टम मेंटेन हो। कोई महिला है जो डिलीवरी करा रही के गई हैं, या कोई बुजुर्ग आदमी है या इंसान है जो अपना किसी भी बड़ी सर्जरी करा करके घर गए हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट सर्जरी केयर कैसे मेंटेन हो, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी टीम ने ये सेशन रखा था, और आगे और भी ऐसे सेशंस रखेंगे जिससे ये क्वालिटी को लेकर अवेयरनेस हो जाएगी। ये बहुत अच्छी कोशिश है था, आई मस्ट अप्रिशिएट इसको। ये बताइए कि जो पॉलिसी होती है किसी भी कंपनी की, जो उसकी CSR पॉलिसी होती है, उसके तहत वो अपने समाज के लिए, उसके बेहतर विकास के लिए अपना प्रयास करती है। आप डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए स्कूल चला रहे हैं, 250 बच्चे हैं मैंने सुना है। वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र जैसी गतिविधियां भी हैं। तो कैसे इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में आप इन सारी गतिविधियों पर, और प्रॉपरली आप इसकी मॉनिटरिंग खुद भी करते हैं? जी। सो देखिए, मेरे फादर हमेशा यही बोलते हैं कि जितना लोगों के लिए करोगे और जितना उन लोगों के लिए करोगे जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी दुआएं और उनसे आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ोगे। सो यही सोच रहती है कि मेरी भी है, मेरे फादर की, ये मेरे फादर का ब्रेन चाइल्ड था ये, कि हमको करना है, कुछ डिफरेंट करना है, अच्छा करना है। और बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारी जो पूरी टीम है उसने बहुत सपोर्ट किया, उसको बहुत अग्रेसिवली वर्क किया। जैसे डिसेबल बच्चे हैं
उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनको टीच करना, उनको इस तरीके से डेवलप करना कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आए कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर वो माइंडसेट या मेंटालिटी नहीं रहे कि उनके पास परेशानी है, वो किसी ना किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं, किसी किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी के हाथ चलाने में दिक्कत है। लेकिन हमारा यही प्रोसेस रहता है कि उनकी क्रिएटिव जो एनर्जी है उसको हम सामने लेकर के आए। जैसे गुलदस्ते बना रहे हैं बच्चे, बच्चे राखियाँ बहुत बनाते सुंदर हैं, गुलदस्ते हैं वो। बच्चे मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, दिवाली पर, दशहरा पर, इवन हर समय उनका एक क्रिएटिव माइंड चलता रहता है। सो ये बहुत अच्छा है और इसको अब हम सेकंड फेज़ में लागू करने जा रहे हैं कि वो और डेवलप हो सके एंड कल को वो अपना जिस भी फील्ड में वो जॉब करना चाहें या बिजनेस करना चाहें तो कॉन्फिडेंटली वो कर सकें। साथ ही साथ हम लोग नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहे हैं, जिससे कि जैसे कि हमारे प्रदेश में काफ़ी युवा हैं जो भटक जाते हैं, नशे की लत में आ जाते हैं। सो उनको उससे बाहर निकालना, उनको वापस उनके फैमिली वैल्यूज़ उनके अंदर इंस्टिल करना और वो उस हिसाब से अपने जीवन में कुछ करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मयंक जी, जी, तो क्योंकि ऐसी वो धीरे धीरे हाँ छोटी छोटी कुछ ना कुछ पहल चलती रहती है। जी, मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन आपको मिलता होगा, जी क्योंकि आपके पिताजी भदौरिया साहब से भी जब हमारी बातें हुई हैं तो मैंने उनके भीतर भी ये बहुत, हालांकि वो बहुत इन सब में इंट्रोवर्ट हैं, जी बहुत जितना वो कर रहे हैं या जितना वो सोचते हैं जी उसका जी बहुत कम हिस्सा एक्सप्रेशन के तौर पे सामने आता है। एंड द सेम थिंग इज़ हियर कि आपकी पर्सनैलिटी में भी मैं वही चीज़ महसूस करता हूँ। आज के यंग जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे? आप खुद एक सिंबल हैं कि जो पापा ने, पिताजी ने जो मशाल जलाई, आज आप उसको और आगे 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 ले जा रहे हैं। तो आज के युवा काम बहुत अच्छा शुरू करते हैं, प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी नतीजों की तरफ जाने की, और इसी बीच में जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है और ब्रेकअप्स हैं और बहुत जल्दी ऊब जाना, तो आप कैसे देखते हैं? इनसे ओवरकम कैसे करें वो? कि मैं टचवुड फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरे फादर में ही मेरे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझको गाइड किया है। तो जैसे आपने बोला ओवर थिंकिंग, अभी आजकल T20 का ज़माना है। तो T20 में हमको ये लगता है कि मैं अभी ये प्रोजेक्ट लूँ और उसमें मुझे तुरंत सक्सेस मिल जाए। वो ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, क्रैश लैंडिंग हो जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वॉट एवर टास्क यू चूज़ उसमें आप पूरी तरीके से डूब जाए। मेरे फादर भी यही बोलते, जो भी आप काम लो उसमें अंदर डूब जाओ, उसको इतनी गहराइयों से जान लो कि आप उसमें किस तरीके से वर्क करना है उसके 4 तरीके निकाल लो और उस जर्नी को एंजॉय करें। उस जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई भी बैट्समैन अगर 0 से 100 बनाता है सो वो जल्दी जल्दी तो 10 बॉल में तो नहीं बना सकता है। तो उसकी भी वो जर्नी होती है कि अच्छे बॉलर्स को कैसे फेस करना है, वीक बॉलर्स को कब रन बनाने हैं। बहुत बढ़िया। उस तरीके से आपको अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना होगा और ज़्यादा रिजल्ट को लेकर नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अगर आप फोकस्ड हैं, एक आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो आप 100% वो अचीव करेंगे। रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है कि टाइमलाइन उसकी कई बार फेलियर भी होता है, फेलियर के बाद सक्सेस आती है, लेकिन जो मेहनत करता है, जो फोकस्ड रहता है, तो सक्सेस इवेंचुअली आनी ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र आपने दिया है कि ये T20 का ज़माना है, लेकिन T20 में भी वो प्लेयर्स बहुत कामयाब होते हैं जिनके पास टेस्ट का भी अनुभव है और जो वनडे में भी बढ़िया खेलते हैं। तो जो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर होता है, हाँ ये ज़रूर है कि वो टेस्टिंग टाइम में हमेशा रहता है, क्योंकि 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं, लेकिन ज़िंदगी भी आपसे ये 3 तरह के फॉर्मेट मांगती है। कभी आपको रुक के खेलना है, कभी आपको वनडे स्टाइल में खेलना है और कभी T20। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
कहाँ इस ग्रुप को देखते हैं आप 10 साल बाद? और हॉस्पिटैलिटी में भी अब आप काफ़ी, इंदौर में एक बड़ा होटल आने वाला है और मेरे ख्याल से वर्ज ऑफ ओपनिंग है वो। हम खड़े हैं उसके दरवाजे पे, नॉक नॉक कर रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि होगी वो भी, क्योंकि इंदौर में वो होटल अब तक था नहीं। इस इलाके में भी क्या हॉस्पिटैलिटी में भी कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हैं, या और क्या सोच रहे हैं इसके साथ? एज फार एज विजन इज कंसर्न, विजन तो यही है कि और नए कॉलेजेस आएँ और नए स्कूल की भी प्लानिंग है डिफरेंट। सो इसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए खोल दिया है। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी छात्र निकल के आ रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखना चाह रहे हैं। वो ज़माना गया कि जब इंजीनियरिंग और मेडिकल ही करना था। आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को लेकर बहुत अच्छे करियर हो रहे हैं। अभी आपने स्टार्टअप्स की भी जैसे शुरुआत में बात करी थी। सो फोकस यही है कि जो भी हम कोर्स यहाँ लेकर के आएँ, जो भी हम हॉस्पिटल से रिलेटेड सर्विसेज लेकर आएँ, उसमें बेटर करें, उनको अच्छे से अच्छा पूरा प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स के लिए। एक इट शुड बी एन एक्सपीरियंस एंड हॉस्पिटैलिटी डेफिनेटली ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया है। देवास गरोड से जोड़ता है, रोड से, जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे से लिंक्ड है। हम देख रहे हैं विक्रम उद्योगपुरी यहाँ हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भी बहुत जोर शोर से बहुत डायनामिक हैं और उनकी लीडरशिप स्किल अगर आप देखें तो वो रुकते नहीं हैं। हाँ, रुकते। उन्होंने इतनी जल्दी ये सारे चेंजेस किए हैं और डिफरेंट लेवल पर लेकर के आ गए हैं। और मतलब मैं तो यही बोलूँगा, आई कैन वेट टू सी कि जब सिंहस्थ में हम एक नया चेहरा देखेंगे, एक लोगों के लिए एक्सपीरियंस होगा। सो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लाइंड अप हैं जो मुझे जानकारी है। अभी हमने भी कुछ प्लान्स किए हुए हैं और भी डिफरेंट प्लान्स हैं। लेटर ऑन मूविंग फॉरवर्ड्स कितने प्लान्स मटेरियलाइज होते हैं और न्यू प्लानिंग क्या आती है वो समय के साथ दिखता जाएगा। वेरी ट्रू। बहुत धन्यवाद करूँगा मयंक जी, और बहुत शुक्रिया आपको इस बातचीत के लिए। और आपसे बात करना हमेशा एक बढ़िया अनुभव होता है, उम्मीद से भरा हुआ। तो ये थे अमलतास यूनिवर्सिटी के युवा, जिसे आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर तो वो हैं ही, लेकिन यहाँ के युवा कुलगुरु भी हैं विश्वविद्यालय के। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ख़ास पर्सनैलिटी के साथ।